दोस्तों पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी को लेकर जितना बवाल पूरी दुनिया में हुआ शायद उतना तो यूक्रेन युद्ध को लेकर भी नहीं हुआ था, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 देशों पर सीधा असर डाल रहा है। लेकिन इस युद्ध की वजह से एनर्जी सप्लाई में जो अस्थिरता देखने को मिली, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर डाला। लेकिन यह वह वक्त भी था जब भारत को इस बात का एहसास हुआ कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर पश्चिमी देशों की बात नहीं सुन सकते और न ही हम हमेशा के लिए क्रूड ऑयल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पर निर्भर रह सकते हैं। जिसके बाद भारत ने एनर्जी के क्षेत्र में काफी कड़े और बड़े फैसले किए, जिनमें सबसे पहले तो हमने अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के लिए रूस के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई की बड़ी डील करनी शुरू कर दी और दूसरी तरफ भविष्य में भारत एनर्जी के क्षेत्र में कभी भी दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी को चुना, ताकि अपनी मौजूदा जरूरत को पूरा करने के साथ साथ हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके, जो मौजूदा हालातों से सीख लेते हुए काफी जरूरी है। और अब इसी की कड़ी में भारत ने एक और काफी कड़ा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, भारत की विशालकाय फ्लैगशिप प्राइवेट सेक्टर कंपनी एल&टी ने फ्रांस की मैकफाई के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक काफी बड़ा करार किया है, जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ग्लोबल हब बना देगा। क्योंकि मैकफाई एल&टी को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अपने द्वारा डेवलप किए गए विश्व स्तरीय इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली है, जिसके इस्तेमाल से भारत काफी बड़ी संख्या में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकेगा, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस पर निर्भरता खत्म करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में किया जाता है, जो फिलहाल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इंजन को भविष्य में अपने ज्यादातर व्हीकल, ट्रेन और दूसरे इस्तेमाल में लेने वाले हैं, जिसके तहत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया जा चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एक और अच्छी बात तो यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी नए इकोसिस्टम को डेवलप नहीं करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास फिलहाल जो ट्रक और दूसरे कंटेनर मौजूद है, हम उनका इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन को देश में कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि एल&टी और मैकफाई के समझौते में एक और अच्छी बात यह है कि एल&टी मैकफाई की तरफ से मिलने वाले इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में करने वाली है, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्लान में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अपनी योजना के अनुसार हमें साल 2030 तक 50 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जनरेट करनी है, जिसके लिए भारत अपने एनर्जी सेक्टर में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी दोनों को विकसित कर सके, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत कुछ समय पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के अपने लक्ष्य को काफी गंभीरता से ले रहा है, जिस पर हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर आपको ये बात जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में न कि सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर बनेगा, बल्कि हम इसके एक बड़े एक्सपोर्टर भी बनेंगे, जो आने वाले समय में भारत को वही रुतबा दे सकता है जो आज एनर्जी सेक्टर में खाड़ी देशों के पास मौजूद है। वहीं पर इसी के साथ भारत ने अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब इतना बड़ा फैसला कर लिया है, जिसने अमेरिका और कई यूरोपियन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की, जिसके तहत भारत साल 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अपने कुल जीडीपी का 1.7% खर्च करेगा, जो अमेरिका और कई यूरोपियन देशों के दर से भी काफी बड़ा आंकड़ा है, जिसकी वजह से इस साल भारत के बजट में कई देशों की नजर टिकी हुई है। क्योंकि भारत ने इस साल अपने बजट को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि हम अगले 12 महीनों में अपने देश में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर सके, जिसे कई विशेषज्ञ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता भी कह रहे हैं। क्योंकि बिना मजबूत ट्रांसपोर्ट के भारत न तो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकता है और न ही बड़ा कर सकता है, जिसकी वजह से भारत भी अपने ट्रांसपोर्ट में $122 बिलियन जितना बड़ा अमाउंट खर्च करेगा, जो कि आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।